एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रिसेंटली हमारा जेडब्ल्यू और नीट का एग्जाम जैसे कि रिसेंटली अगले नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। 1 से 6 के बीच में हमारा जेडब्ल्यू का एग्जाम होने वाला है और 13 डेट को हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर जैसे ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम हम सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ह्यूज टॉपिक है, जो जेडब्ल्यू नीट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें क्या करते हैं, फंसा देते हैं। जैसे कि आज हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए हैं एम एस चौहान के, जो पेपर में जनरली आते ही है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक एग्जांपल्स, बेसिसिटी से, एसिडिटी से और स्टेबिलिटी से सबसे खासा जो सवाल पूछे जाते हैं आपके स्टेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो जेडब्ल्यू की बात कर ले, चाहे दूसरे कंपैरेटिव एग्जाम की बात कर ले, चाहे नीट की बात कर ले, तो बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही ऑब्वियस से क्वेश्चन होते हैं। बट क्या होता है उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन फ्लिप कर जाता है। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं या नहीं ध्यान दे पाते। उसी क्वेश्चन को बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया और कुछ एक्सेप्शन है जो जनरली पेपर में कई बार पूछे गए हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली चलिए वन बाय वन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कौन सा चीज, क्या ऑप्शन किसका क्या सही राइट होने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर नाइट्रोजन इज नॉट इवॉल्व इन रेजोनेंस, राइट। अब रेजोनेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, रेजोनेंस का वीडियो जाके देख सकते हो। रेजोनेंस के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, स्टेबिलिटी भी बताई है, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में नहीं रेजोनेंस होगा। अब देखो नॉर्मली सब में बेंजीन आपके फेनिल कंपाउंड्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं चारों फिगर में सब में फेनिल्स बना रखा है और सारे फेनिल्स जब बने हुए हैं उसके ऊपर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अंदर जाना चाहेगा, राइट। कैसे रेजोनेंस करता है, दैट इज दिस वन, ये बेंजीन है और बेंजीन में नाइट्रोजन लगा होता है, इसमें आपको लोन पेयर होता है और आपने यहाँ पे ये चीज कर रखा है, ठीक है। ऐसा नॉर्मल एक फिगर, जनरल सा फिगर मैंने बनाया, राइट। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस कंडीशन, देखो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड सिंगल एंड देन लोन पेयर, राइट। ये रेजोनेंस की अपनी कंडीशन होती है, तो हर एक में वो कंडीशन वैलिड है। आप जितने फिगर देख रहे हो ए बी सी डी, तो सारे में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा ही अंदर, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर जाए। क्वेश्चन ये है कि किस में नहीं जाएगा, यानी कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अंदर आने से रोक देता है। अब बेसिकली ये रोकने वाला क्वेश्चन का मतलब है कि अनस्टेबल बना रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि आप उसको रिपेल करके नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आने से रोक दो। तो जहां पे स्टेरिक क्राउड ज्यादा होता है, जहां पे भीड़ वाले इलाके ज्यादा होते हैं, वहां पे लोग चल नहीं पाते आसानी से, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे इसमें बेसिकली कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अंदर आने से रोक सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन आप अगर बेसिकली देखें, ऑप्शन जो है इसमें बी बना हुआ है, अगर बी वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बेसिकली क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, मिथाइल, यहाँ पे भी क्या लगाया हुआ है, मिथाइल, यहाँ नाइट्रोजन में क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ भी लगाया कि आपने मिथाइल। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल दैट इज अ ह्यूज ग्रुप, बल्कि ग्रुप है। इतने बड़े बड़े ग्रुप जब आप आपस में क्या करें, और उसके ऊपर भी आपने मिथाइल लगा रखा है, बेसिकली यहां तो मिथाइल लगाया है और उसके साथ साथ आपने यहां भी मिथाइल लगाया है। अब क्या करेंगे, इस मिथाइल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में काफी ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस एसआईआर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ एसआईआर बोलते हैं, कभी डिटेल में मैं बताऊंगा इसको। तो इनके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इतना मैक्सिमम रिपल्सन होता है बल्कि ग्रुप होने की वजह से, ये क्या करता है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करके फ्लिप कर जाता है। अगर ये बेंजीन ऐसे है, दैट इज ओनली नो राइट नाउ, कि अगर ये आपका बेंजीन है, बेंजीन दिस वन है, आप नाइट्रोजन बेंजीन में रेजोनेंस करने के लिए नाइट्रोजन को उसी प्लेन में होना जरूरी है, नाइट्रोजन का उसी प्लेन में होना जरूरी है कि रेजोनेंस करना है, क्योंकि सेम प्लेन में ही रेजोनेंस होगा, अदरवाइज ऑर्बिटल को प्रॉब्लम हो जाएगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इंटैक्ट करने के लिए। तो क्या करता है, इतना ज्यादा रिपल्सन फील होता है कि क्या करता है, ये फ्लिप कर जाता है। अगर बेंजीन आपका इस तरह से है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्लिप करके ऐसे चला जाएगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डिफरेंट प्लेन में चला गया। और जब डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, फ्लॉप हो गई। एरोमेटिक कंडीशन मैंने बताया है कि किसी कंपाउंड का रेजोनेंस करने के लिए प्लेनारिटी होना जरूरी होता है। अब ये प्लेन भी चेंज कर गया, अगर ये प्लेन चेंज कर गया, फ्लिप कर गया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा इस पाई बॉन्ड के साथ, जो आपने यहां डबल बॉन्ड लगाते हैं ना, उस पाई बॉन्ड के साथ कभी इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ओवरलैपिंग ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउड जिस कंपाउंड में जनरेट होगा उसी कंपाउंड का लोन पेयर अंदर रिंग में नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउड जो कंपाउंड में जनरेट हो रहा है वो आपका बी है, बी फॉर बॉम्बे। मिथाइल ग्रुप इज अ ह्यूज बल्कि ग्रुप, और ये क्या करेंगे, इतना रिपल्सन फील कराएंगे नाइट्रोजन के कि नाइट्रोजन अपना प्लेनारिटी चेंज कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी रिंग में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ रेजोनेंस एनर्जी अब द फॉलोइंग कंपाउंड, रेजोनेंस एनर्जी, बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें रेजोनेंस एनर्जी मतलब ये आप एनर्जी मत समझना कि दूसरी वाली एनर्जी, जहां पे एनर्जी कंपाउंड की बढ़ती है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, बिकॉज इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि एरोमेटिसिटी से, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से, अगर कोई कंपाउंड जितना जल्दी स्टेबल होता है, जितना तेजी से स्टेबल होता है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनाया है ए और बी में, खासतौर से अगर हम ए और बी के बारे में फोकस करें तो जरा आप ध्यान से देखिए, ए और बी में आपको एक डिफरेंस थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। बेसिकली ए फॉर्म, जैसे कि ए वाला स्ट्रक्चर ये बना हुआ है आपके पास, एंड बी वाला स्ट्रक्चर, राइट, दिस वन, ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं।
ये स्ट्रक्चर। अब इन्हीं दोनों में बेसिकली हमको फाइंड करना है। ए बी और सी वाला तो ऑप्शन मान लो ठीक है, उसमें कोई डबल बॉन्ड लगा नहीं है, वैसे भी वो कम स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं किसी कंपाउंड में उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, हम स्टेबिलिटी में सीख चुके हैं। तो अब इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेबल रेजोनेंस एनर्जी, विच कंपाउंड इज कंटेन टू हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी वो कंपाउंड ज्यादा कंटेन करेगा जो जल्दी से स्टेबल हो जाएगा। अब देखो इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म की कंडीशन मैंने पढ़ा रखा है। टाटोमेरिज्म आपको पता है कि जब कोई कंपाउंड कीटोन कंटेन करता है तो उसके बगल वाले अल्फा कार्बन पे एक कम से कम एक H होना चाहिए अल्फा टाटोमेरिज्म के लिए। तो होता क्या है, ये वाला H यहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। जरा बना के दिखाओ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करूं तो दिस विल कंटेन टू अ फिनॉल, दैट इज दिस वन, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। और ये पूरा पूरा के कंपाउंड क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अच्छा इस कंपाउंड की बात कर लो, इस कंपाउंड में देखो डबल, ये तो कीटोन लगा हुआ है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, इसके बाद यहाँ पे H लगा हुआ है, ये भी टाटोमेरिज्म करेगा। अगर ये टाटोमेरिज्म करेगा तो ये भी यही बनाएगा, सेम चीज बनाएगा, सेम चीज, ठीक है, सेम चीज। बस दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस का। यहां पे रेजोनेंस करने के लिए हाइड्रोजन को यहां इसके पैरा पोजीशन पे जाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये तो फट से ये हाइड्रोजन इधर गया, ये डबल बॉन्ड यहां कन्वर्ट हो गया। तो इसमें केवल रेट पूछा है। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन में फिनॉल ही बनता है, दोनों में टाटोमेरिज्म ही परफॉर्म हो रहा है। एक्चुअली रेट पूछ लिया यहाँ पे। एक्चुअली अगर बेसिकली इसके बैकग्राउंड में जाके आप देखोगे तो ये कुछ पूछा नहीं है रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज रेट से रेजोनेंस एनर्जी निकाल लिया आपसे। आपसे पूछा कि अगर आपको फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा कर रहा है, अगर आप वो जज कर पाते हो तो आप रेजोनेंस एनर्जी फट से बता दोगे। तो बेसिकली सबसे तेज रेट किसका है एरोमेटिक होने के लिए, तो बेसिकली यही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस बहुत कम है ना, तुरंत H यहां पे चला जाएगा, ये तुरंत डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, फट से एरोमेटिक बन जाएगा, रेजोनेंस करने लगा। लेकिन यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज यहां से हाइड्रोजन मूव करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ये फिर यहां घूमेगा, मतलब एक के बाद एक ट्रांसफर, एक के बाद एक ट्रांसफर, एक के बाद एक ट्रांसफर, तो टाइम लगा, रेजोनेंस एनर्जी को ट्रांसफर होने में टाइम लगा। तो इस जब तक ये बनेगा तब तक ये बन के तैयार हो गया, तब तक ये घूमना भी स्टार्ट किया। यानी रिंग क्या करते हैं, रेजोनेट करते रहते हैं, बॉन्ड तो हमेशा घूमते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उन्हीं की होती है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल का मतलब दोनों है स्टेबल, है तो दोनों स्टेबल, लेकिन सबसे तेजी से कौन फॉर्म हो रहा है, जो जितना जल्दी से फॉर्म होगा वही ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी वही कंपाउंड रेजोनेंस एनर्जी को ज्यादा परफॉर्म करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा। तो बेसिकली ये वाला कंपाउंड जो है रेजोनेंस एनर्जी को बहुत बढ़ाएगा। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे आएगा, ठीक है। एक्चुअली रेट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी, ये क्वेश्चन। हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी, फिर से वही चीज पूछा आपसे। इसमें तो केवल कुछ करना भी नहीं, आपको कुछ घुमाना भी नहीं है, केवल कंपाउंड को देख करके जज करना है विच कंपाउंड इज कंटेन टू अ हाईएस्ट एरोमेटिक या हाईएस्ट स्टेबिलिटी। एक्चुअली ये कंपाउंड है, ये पूरे जितने कंपाउंड बने हुए सब एरोमेटिक के क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरोमेटिक क्वेश्चन जिन्होंने एरोमेटिक की वीडियो पढ़ा है, दिखा है, उनको पता है कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आएगा। जरा आप ए के ऊपर नजर डालिए, बी के ऊपर नजर डालिए, सी एंड डी, लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा डी। और डी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, हकल रूल्स आपको पढ़ाया गया है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी में ऐसा रूल नहीं है, बाकी में ये रूल फॉलो हो ही नहीं रहे, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही बाकी जितने कंपाउंड दिए हैं। लेकिन आप डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, डी वाले ऑप्शन में देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वन दिस वन दिस वन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ इंटैक्ट में नहीं है, ये प्लस चार्ज करके ऊपर चला गया है, ठीक है। एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और ऑक्टेट कंप्लीट भी है इसकी, राइट। और ये कंपाउंड ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस करता है तो हाईली स्टेबल होता है। और ये एरोमेटिक भी है, 2+2+2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल कंटेन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, एक पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, टोटल 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो ये ऑलरेडी पूरा कंपाउंड सिस्टम ही एरोमेटिक है, पहले से ही है, करने की जरूरत भी नहीं है, पहले से कंपाउंड स्टेबल है। तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी काफी ज्यादा होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा क्या, डी, डी फॉर डेली आएगा। पहला कंपाउंड, विच अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अमंग ऑफ दीज, रेजोनेंस बना के खींच के दिया हुआ आपका, बहुत अच्छा कंपाउंड है और सारे रेजोनेंस बना के आपको दे दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि विच कंपाउंड इज अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं। पहली बात तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है स्टेबिलिटी में, मैंने वहां पे 6 तरह के अलग अलग रूल बताए थे कि कंपाउंड को जज कैसे करते हैं, बेसिकली उसी डिपेंड क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे बेसिकली एक क्वेश्चन अगर आप देखिए, ए वाले ऑप्शन में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो तो हो ही नहीं सकता अनस्टेबल। वो तो अगर आप देखोगे रेजोनेंस कैसे स्टेबलाइज, जरा उस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, इतने पार्ट को जहां पे रेजोनेंस हो रहा है उस पार्ट को देखो, ये कंपाउंड तुरंत ऐसे रेजोनेट कर जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो जज कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जरा दूसरे की बात कर लें, ए और बी दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। एक्चुअली एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड का सप्लीमेंट्री खींच दिया, रेजोनेंस खींच दिया, तो बोथ आर विल इक्वल। लेकिन आप जैसे सी के पास जाओगे, सी स्ट्रक्चर कभी बन पाएगा, आप खुद से देखो, दैट इज अ ब्रेक टू अ सी एंड मेकिंग टू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। कैसे बनाया उन्होंने, O लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे C, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, फिर यहाँ पे O के ऊपर माइनस एंड O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, और यहाँ पे प्लस लगा दिया है, ठीक है। ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट करने वाला आंसर है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
अब यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बनाया था, राइट, SC-OH इस तरह से कुछ कंपाउंड था। अब इसको अगर आप ब्रेक भी करोगे तो ये माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया। अब दूसरी सबसे खास बात, दोनों माइनस चार्ज अगल बगल जनरेट हुए हैं। अगर दोनों माइनस चार्ज एक दूसरे के करीब में जनरेट है तो उनका रिपल्सन कितना होगा, आप सोच के देखो, बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड देख के पता चल गया कि नंबर ऑफ, अब देखो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ चार्ज बढ़ने से भी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। ये देखो क्या किया आपने, तीन चार्ज एक ही कंपाउंड में लगा दिए। चार्ज बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो माइनस वो भी अल्टरनेट लगा रहे हैं, एक के बाद एक लगा रखा है, और दोनों में काफी ज्यादा रिपल्सन होगा। और काफी ज्यादा जब रिपल्सन होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, देख के पता चल गया होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी फॉर चेन्नई। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन आपको आगे दिखेगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शन जो नीचे वाला बॉटम वन है 1 2 3, ये कंपाउंड आपको आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन केवल देख के आप जज कर सकते हो। बेसिकली मैंने बता रखा है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमको पता है। तो कौन से कंपाउंड में, कौन से स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बॉन्ड है, सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आप चेक करो कि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं, बिकॉज 2 पाई बॉन्ड्स है, बाकी सारे कंपाउंड में सर एक ही पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड से चेक करते हैं। पहला स्टेबिलिटी का रूल ही है, पहले ही रूल यही है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, जिसमें जितना पाई बॉन्ड होगा ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज उसको ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मार्कर है, ब्रेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन 2 3 4 अगर एक साथ बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी नंबर ऑफ लोग बढ़ेंगे तो आप उसको ब्रेक कर पाओगे क्या। सेम चीज, वही सेम फंडामेंटल यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे जल्दी से, उसके ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कि मालूम है सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 363 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटेड एनर्जी लगती है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो 550 से लेकर के 580 किलो जूल तक लगती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 850 के एबव लगती है एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी का कुछ डिफरेंस था जो अलग अलग बॉन्ड पे डिपेंड करती है, मैंने बता भी रखा है। अगला क्वेश्चन, Which of the following कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। एल्किल हाइलाइट अगर आपने कुछ एल्किल हाइलाइट के बारे में पढ़ा होगा तो वहां में मैंने फेनाइल कार्बोकैटायन कुछ जैसा कुछ बताया था, इट इज ए लीस्ट स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो पहला कंपाउंड है बेंजाइल कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बताने की जरूरत नहीं। पहले ऑप्शन में अगर ध्यान से थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक आती है तो दैट इज अ बेंजाइल कार्बोकैटायन व्हिच इज हाईली स्टेबल। ये क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे कंडीशन है सर, डबल बॉन्ड सिंगल एंड प्लस चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, ये भी स्टेबलाइज है, ये ऐसे घूम जाएगा तो ये क्या कर देगा, तुरंत स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जरा इन भाई साहब की बात कर लें जो सी ऑप्शन में बने हुए। सी ऑप्शन में क्या बना है, बड़ा अजीब सा इन्होंने इंटरप्रेट किया है, दैट इज दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड इंटैक्ट करके पाई बॉन्ड आपस में इंटरेक्ट करके इन्होंने डबल बॉन्ड करेक्ट किया। लेकिन अभी आपने क्या किया, बगल में यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इनबिल्ट हो गए, एम्प्टीज ऑर्बिटल हो गए। बट इसी की वजह से क्या है, पूरी अनस्टेबिलिटी डोमिनेट कर जाती है पूरी रिंग में, क्योंकि यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन था, लेकिन आपने वो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती निकाल लिया है और उस कार्बन पे क्या लगा दिया, प्लस चार्ज, जो कि बहुत ही गलत चीज है। तो ये करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेंगी इसको करने में, यही वजह है कि इतनी एनर्जी आप लगा देते हो, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या होता है, ऑलरेडी डिस्टेबलाइज होता है। लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है एरोमेटिक, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, फेनाइलकैटायन इज द लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर नाइट्रोजन इज नॉट इवॉल्व इन रेजोनेंस। ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें दिए गए फिगर में कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा देखो, ये भी मैं बता चुका हूं कई बार क्वेश्चन में। मैं डायरेक्टली आंसर पे आ जाता हूं। अगर मैं बात करूं इसमें चारों क्वेश्चन में, तो आप देखिए बी फॉर बॉम्बे पे जरा क्या हो रहा है। बी फॉर बॉम्बे में ऐसा क्या है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं आएगा, बिकॉज डिफरेंट प्लेन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, बिकॉज बेंजीन रिंग में सारे पी ऑर्बिटल्स आपस में पहले से इंटैक्ट किए हुए हैं। ये इसके साथ पी, ये इसके साथ पी, ये वाला पी इसके साथ, ये वाला पी इसके साथ, ये सब आपस में बॉन्डिंग बना चुके हैं पहले से। बट ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ना, नाइट्रोजन के एक जो अगला ऑर्बिटल है उसने पाई बॉन्ड बना लिया, तो अब इसको पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए आउट ऑफ प्लेन चला जाता है रिंग से, इसीलिए वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अब ये कंपाउंड कभी रिंग में रेजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रिंग स्टेबल है, बिकॉज एरोमेटिक है, क्योंकि अंदर तो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, वो काफी तेजी से घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं तो एरोमेटिक का कैरेक्टर तो फॉलो कर रहे हैं, एरोमेटिक है तो ये कंपाउंड काफी स्टेबल होगा। बट लोन पेयर नहीं घूमेगा, स्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन से कंपाउंड में लोन पेयर हमारा नहीं घूमता, तो ये इसी कंपाउंड में। बाकी में अगर लोन पेयर घुमाओगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे। एक तो एरोमेटिक भी है, नाइट्रोजन का लोन पेयर घूम करके उसको एरोमेटिक बना देगा, जो कि डी ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा भी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट करते हैं रेजोनेंस में, तो उसको एरोमेटिक बना देगा, तो जो कि डी ऑप्शन में हमको दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट इज अ बेंजीन कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, दैट इज दिस वन, डी ऑप्शन। अभी मैं बताया था कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और दूसरा बेंजीन रिंग भी है,
पूरा बेंजीन पूरा सिस्टम पूरा हमारा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसका कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा डी फॉर डेली। व्हिच ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये। अगर आपने कभी नाम सुना होगा, हर एक कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है अपने आप में, लेकिन जो बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन आता है वो एक्चुअली डी ऑप्शन आता है, साइक्लोप्रोपाइल, सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, बिकॉज ये एक्सेप्शनली मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है प्लस चार्ज, और ये बनता कैसे, ये कंपाउंड क्योंकि 60 डिग्री, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और इनके बीच में काफी ज्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत स्ट्रेन होने की वजह से ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इतना स्ट्रेन होता है, इतना स्ट्रेन होता है कि इसको जैसे ही बगल वाला खाली दिखता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें फटते हैं। फटता मतलब ब्रस्टिंग करना, ब्रस्ट ऐसे फट 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 की आवाज आना, फटना, तो ब्रस्ट करना होता है। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ब्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सारे, ठीक है, तो ब्रस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, तुरंत अपना ऑर्बिटल ये वाला क्या करता है, तुरंत इंपैक्ट करके इसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है। तो बॉन्डिंग करने की कोशिश में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये वाला बॉन्ड जो है इस पे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज साइक्लाइजेशन होता है। तो साइक्लाइजेशन के केस में क्या हो जाता है, ऐसे था, ये वाला कंपाउंड इस पे चला जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये थर्ड मेंबर था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ मेंबर के रिंग में, और इसके अगले कार्बन पे प्लस चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। बाकी सारे कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है, बट एक्सेप्शनली ये जब कंपाउंड ये बनाता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। यहां तक कि फेनिल कार्बोकैटायन जो आपको बना, बेंजाइल कार्बोकैटायन जो बना, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसी वजह से एक्सेप्शनली ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बाकी दिए गए कंपाउंड में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है ना, और स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है, जैसे ये बगल में कार्बोकैटायन का एम्प्टी ऑर्बिट देखता है, तुरंत उसमें ब्रस्ट होता है, और इतनी मिली सेकंड में इतनी बार ये फ्लिप करता है, रेजोनेट करके अपना इलेक्ट्रॉन इस पे बॉन्ड बनाता है, कि उतना कोई भी दिए गए कंपाउंड कर नहीं पाते। यही वजह है कि इसकी स्टेबिलिटी बाकी दिए गए कंपाउंड से सबसे ज्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखना, दैट इज एक्सेप्शनल। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इज ह्यूज स्टेबल। अगर यही कंपाउंड ऐसे पूछा गया होता तो उसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज कैसे क्वेश्चन बन सकता था, ऐसे, अगर ऐसे पूछा जाता तो ये कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होता है। देखो यहाँ पे तीन लोग लगे हुए हैं, तो यानी कि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, लेकिन आपने तीन लगा रखे हैं, तो इसका कितना ब्रस्टिंग होगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ब्रस्ट होंगे और जल्दी से एक्सपेंशन करेंगे, बहुत एनर्जी रिलीज करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं बिकॉज स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसमें दिए गए कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अगर हम बात करें डी में, वही सेम चीज आती है, हमारा कॉन्सेप्ट वही सेम चीज फिर से आया यहाँ पे, डी में वही चीज देखिए, वहां पे भी अगर हम रिजोनेट कराएं, अगर हम प्लस चार्ज को रिजोनेट कराएं, तो पैरा पोजीशन पे आपका साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बना हुआ है, सेम फंडामेंटल है, सेम, कुछ भी बदला नहीं है, और फिर वहां भी यही चीज होने वाली है, जो हम पढ़े वहां भी वही चीज होने वाली है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, और यहां पे भाई साहब ये बने हुए, कभी ना कभी प्लस चार्ज कहां किस पोजीशन पे आएगा पता है, रिजोनेट करते हुए यहां पे आ जाएगा, और जैसे यहां पे आया, जरा ध्यान से देखिए, अगर ये यहां पे आया, ये फिर से वही कंडीशन बन गई, फिर से बन गई कंडीशन, और जब फिर से कंडीशन बन गई तो स्टेबिलिटी को कोई रोक पाएगा भाई, नहीं रोक पाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी एक्सेप्शनल होती है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑप्शन आएगा क्या, डी फॉर आएगा क्या, डेली आएगा। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज दिस वन, बेस्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट स्टेबल एंड ऑर्डर बताना है आपको। ऑर्डर कैसे बताएंगे आप देखिए, जिसमें जितना ज्यादा मोड ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, दैट इज वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम मोड ऑफ रेजोनेंस होगा वो कम स्टेबल होगा। वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में रेजोनेंस काफी ज्यादा होता है और एक्सटेंडेड भी है, काफी दूर तक रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो जो मैं देख पा रहा हूं, पता नहीं आप देख पा रहे हो, जरा दिखाई दे रहा हूं, देखिए आप जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है, यू विल सी राइट नाउ कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे है, तो पूरा रिजोनेटिंग के लिए इतना पूरा ऑर्बिट कवर हो रहा है, ठीक है, इतना पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया, लेकिन बाकी किसी कंपाउंड में नहीं कवर हो रहा है। बाकी में क्या होता है, अगर थर्ड वाले में कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, थर्ड वाले में सर दोनों तरफ से हो रहा है, उधर से उधर है, तो ये बात हमेशा याद रखो, एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड क्रॉस रेजोनेंस, जो कि थर्ड वाले में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है और पहले वाले में एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही झुंड में एक ही तरफ जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन एक तरफ होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, आगे बाकी पीछे चले गए, तो उससे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, तो सेपरेशन होने लगता है, तो एनर्जी बढ़ती है। तो वो कंपाउंड 1 और 3, थर्ड तो वैसे सेकंड वाला सबसे लास्ट आएगा, उसमें रेजोनेंस ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, वो तो नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल है। लड़ाई कहां है, 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रेजोनेंस एंड क्रॉस, रेजोनेंस एक्सटेंडेड एंड क्रॉस,
तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्रॉस से ज्यादा होती है। बस इसी पे क्वेश्चन डन हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? 1 नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा? 3rd नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा? 2 नंबर। तो जरा ऑप्शन मैच कराओ, 1 3 2, ऑप्शन आएगा सी फॉर चेन्नई आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप चेक कर लीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल था। इस तरह से स्टेबिलिटी के बहुत सारे आपको सवाल पूछे गए। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आपको सबको पता चल गया होगा क्या होने वाला है। एक्सेप्शनली साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज अ ह्यूज स्टेबल। जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो 3 है, यहां मैंने बनाया 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। तो ऑर्डर क्या आएगा? 3 2 1, 321। तो क्या आएगा ऑप्शन? सी बी ए, ऑप्शन सी आएगा, सी फॉर चेन्नई, राइट। ये भी क्वेश्चन आसान था। दैट इज एक्सेप्शनली काफी स्टेबल होता है। वी अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे खास बात है इस स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, वही खासा ध्यान रखना है। अब सब में प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो कौन से प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्सरी होना चाहिए, और टर्सरी के बाद जो डबल बॉन्ड वहां पे क्रिएट होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ एच ज्यादा होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम सेकंड नंबर को देखें तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है जरा मैं बता दे रहा हूं। कुछ इस तरह से बना के दिया है इन्होंने, ऐसे ही बना हुआ है जी, बिल्कुल बना हुआ है। और जरा मैं अब बाकी के फिगर भी बना दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाले में देख लेते हैं, एक कुछ इस तरह से बना हुआ है प्लस चार्ज, एंड बाकी का एक क्वेश्चन है दैट इज दिस वन। अगर हम इसकी बात करें तो प्लस चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड नेक्स्ट वन की बात करें तो इसका प्लस चार्ज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन एंड दिस वन। अब ये प्लस चार्ज स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन में ऐसे देखी जाती है, विच कंपाउंड कंटेन टू हाईएस्ट अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन, 3 एच यहाँ पे होंगे, 3 एच यहाँ पे होंगे, 1 एच यहाँ पे। तो टोटल नंबर आप अगर एच काउंट करोगे तो 3 + 3 + 1 तो कितना आएगा? 7 आ गए, राइट। अगर मैंने यहाँ से एच लगा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आने वाली। नॉर्मल कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड लगाओ तो एच भी बढ़ जाएंगे। जरा इनकी बात कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया इस कंडीशन में यहाँ पे, अब देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाना लग जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड लग जाएगा। पॉज। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब जहाँ प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज लगा के आप वो डबल बॉन्ड लगा लो, मैं तो कहता हूँ कि प्लस चार्ज लगा के आप डबल बॉन्ड लगा लो। तो प्लस चार्ज लगा के आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो इससे स्टेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा यार, बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे प्लस चार्ज अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के बाद आप उसकी स्टेबिलिटी बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, राइट। आप उसकी स्टेबिलिटी को बहुत आसानी से चेक करते हैं। अब देखिए सर, ये कंपाउंड में सबसे ज्यादा दौड़ लगी हुई है, ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले में सबसे ज्यादा दौड़ लगी हुई है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज था भाई साहब, यहाँ पे प्लस चार्ज थे, लेकिन इसका प्लस चार्ज जो क्या था, यहाँ पे था। और सबसे खास बात कि इसके ये प्लस चार्ज जो है सारे कार्बन से घिरा हुआ है। अब ये भी कॉन्सेप्ट मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया था, सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को याद हो, रेजोनेंस वाला वीडियो देखा है तो उनको पता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों से घिरा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल बी काउंटेड बाय द होल टाइप ऑफ कार्बन। ये कार्बन के साथ चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है। दैट इज इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेंगे, आसानी से डोनेट करना चाहेंगे, इसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। जब डोनेट कर देंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो सेकंड नंबर फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज उतनी ज्यादा कार्बन से घिरा नहीं है, ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो भी रिंग के अंदर भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि 2 के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है 1, 1 के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है 4, और 4 के बाद जो स्टेबल होगा वो थर्ड वन आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होगा ना। अरे यहां डबल बॉन्ड आप लगाओगे तो इस डबल बॉन्ड के अगल बगल कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, लेकिन इसके अगल बगल तो ज्यादा कार्बन है, 2 + 2 + 4 और प्लस ये कार्बोकेटाइन एक एच, यहाँ पे नंबर ऑफ एच ज्यादा हो गए, बढ़ गए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ, पहली बात तो जब प्लस चार्ज आ जाए तो आप डबल बॉन्ड लगाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपके डबल बॉन्ड सेम हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ, तो वहां पे जो कार्बोकेटाइन बनता है ना उससे स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो प्लस चार्ज कितनी देर तक स्टेबल रहने वाला है। और उस प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ लोग सराउंडिंग पे, तो कितने लोग उसको घेर के रखे हैं। ज्यादा लोग घेर के रखेंगे तो प्लस चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो प्लस चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, और ज्यादा मिनिमाइज होगा तो प्लस चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा इसका। नेक्स्ट वाले की बात कर लें, विच ऑफ द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट AgI बनाता है, दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बना करके सेटल डाउन हो जाता है वाटर में, और नाइट्रेट आयन घूमता रहता है। तो इसमें ये कंपाउंड एक्चुअली क्या है कि एरोमेटिक का सवाल है। अगर हम सबकी रिएक्शन कराएं सिल्वर नाइट्रेट की, अगर हम कंपाउंड की रिएक्शन भी कराते हैं तो क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं क्या बनता है, 1 बाय 1 करके। किसी एक की बात कर लेते हैं, किसी एक क्वेश्चन की। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास, दैट इज दिस वन। ये अगर क्वेश्चन मैंने लिखा और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, अगर मैंने इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई तो ये क्या बना देगा, AgI बना देगा। आई यहाँ से निकल जाएगा तो एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। और दिस कंपाउंड इज ऑलरेडी एरोमेटिक, 2 + 2 + 2, क्योंकि रिंग में एक ही लोन पेयर जाएगा और एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होगा क्या ये कहानी, अगर इसको आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने से 2 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से 4 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 2 कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द हकल्स रूल्स, इट इज अ हाईली स्टेबल। तो कुछ कहानी नहीं थी कि सिल्वर नाइट्रेट से केवल रिएक्शन करा करके हमें स्टेबिलिटी को टेंस करना था, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा के हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना था, तो कुछ किया नहीं इन्होंने। सिल्वर नाइट्रेट का पानी मिला, इसमें मिला दिया, सिल्वर आयोडाइड बना, वो पानी में सेटल डाउन हो गया और भाई साहब ये तैरने लगे। हालांकि तैरेंगे क्योंकि फ्लोट करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक है कंपाउंड, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते ना। तो ये कंपाउंड में स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, राइट। तो ए बी सी, जो कि एबीसीडी आपको आती है, तो ऑप्शन आएगा ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिन लोगों को पता है, हमने बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है। फिर सबसे ज्यादा तो यही पता चल गया सर कि हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो 2 का होगा या फिर 3 का है। 2 3 का ज्यादा होगा 1 से, क्योंकि 1 में 1 डबल बॉन्ड है, 2 3 में ज्यादा डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो सर 2 3 में कैसे सेपरेट करेंगे? जो कंपाउंड जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है सर? 2, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए हैं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ लगे होंगे तो 2 आएगा पहले, क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो सेकंड नंबर, उसके बाद आएगा थर्ड नंबर, और सबसे लास्ट में क्या होना आएगा? फर्स्ट नंबर। ये ऑर्डर आएगा 2 3 1। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे आप यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उस पे मैंने बनाया हुआ है, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मैंने बता रखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं, और हीट ऑफ कंबक्शन भी, दोनों। Which following is the most stable alkene? इन दिए गए कंपाउंड में सबसे स्टेबल एल्कीन कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादातर लड़ाई जो टहल रही है यहाँ पे बी और सी के बीच में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन होगी, तो अगर स्टेबल एल्कीन की बात करें तो स्टेबल एल्कीन डबल बॉन्ड पे अल्फा कार्बन से H से देखी जाती है, ये भी बात आपको पता है। और यहाँ पे एक ट्रांस एल्कीन बनी हुई है, एक सी नंबर का एल्कीन बना हुआ है। सी नंबर दिखाई से, देखने से ही पता चल गया कि सी नंबर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के सराउंडिंग जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं उसमें 3 H लगे हुए हैं और नंबर ऑफ H ज्यादा है इसमें, तो नंबर ऑफ H ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन आएगा सी फॉर आएगा चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में बताइए। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ज्यादातर लोग वहम में आकर के बी को टिक करना चाहेंगे, बहुत आसानी से बी को टिक कर देंगे। अगर क्वेश्चन को देखें तो बी को बहुत आसानी से टिक किया जा सकता है, लेकिन जो गलत है, ठीक है, जरा ए और बी दोनों पे फोकस कर लेते हैं। ए और बी क्वेश्चन दोनों पे फोकस कर लेते हैं। ए ऑप्शन ये दिया हुआ है, और बी ऑप्शन जो जनरली आप लोग जानते हो ट्रांस, और जो जनरली बोलते भी होगी काफी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, इतना हमको पता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, आप दिमाग से सोचिए, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है, तो प्लस चार्ज यहां जाएगा, माइनस चार्ज यहां जाएगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, ये माइनस चार्ज जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज। तो दोनों केस में सर प्लस चार्ज सेकेंडरी हो रहा है या नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें, यहां पे तो एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस, लेकिन प्लस कहां जाएगा सर? हमेशा प्लस यहीं जाना चाहेगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये तो टर्सरी बन जाएगा ना, तो हमेशा प्लस किस तरफ ज्यादा जाना पसंद करेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन बनना पसंद करेगा, स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ H ज्यादा। लेकिन यहां तो हम ज्यादा कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, सेकेंडरी पे ही घूम रहे, ब्रेक करने के बाद भी वहां सेकेंडरी घूम के गए और यहां आ रहे हैं फिर सेकेंडरी, कोई बदलाव नहीं है, तो हम इसको ब्रेक करके करेंगे क्या? कुछ होने वाला नहीं है, दोनों तरफ हर बार सिमेट्रिक बनना है। लेकिन आप जब इसको ब्रेक करोगे ना, तो यहां आपका फायदा है, क्योंकि जो प्लस चार्ज ब्रेक होकर के आएगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन पे ही आएगा, और टर्सरी कार्बोकैटायन इज ह्यूज स्टेबल, ठीक है, काफी ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, प्लस चार्ज लगा हुआ है तो ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग से खेला, लॉजिकली सोचना होता है। आपको दोनों कंपाउंड दिखाई देने के लिए आप ट्रांस टिक कर सकते हो, ज्यादातर जनसंख्या वही ट्रांस को टिक करने वाली है, बिकॉज इसके पीछे के साइंस कुछ और है। आप बॉन्ड को ब्रेक करो और बॉन्ड को ब्रेक करके चार्ज जनरेट कर दो, और चार्ज से आप पता कर सकते हो स्टेबिलिटी। बाकी के दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि वो तो सिस है, वो तो स्टेबल होता कहां है, वो तो ट्रांस से भी लेस स्टेबल होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका आएगा वो ए आएगा, बिकॉज दिस विल बी हाईली स्टेबल। आप अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो कार्बन का जो कैटायन जाएगा, कैटायंस जो कनेक्ट होता है वो टर्सरी पे जाएगा, टर्सरी इज हाईली स्टेबल, राइट। तो ऑप्शन आएगा ए फॉर अहमदाबाद। विच ऑफ द लीस्ट स्टेबल ऑफ एल्कीन? सबसे लेस स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? सबसे लेस स्टेबल एल्कीन वही होगी जिसमें नंबर ऑफ H कम होंगे। तो सबसे लीस्ट स्टेबल एल्कीन अगर आप बात करें तो सबसे कम नंबर ऑफ, ये डबल बॉन्ड जो आया आपका सी वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, क्योंकि सारे जहां डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, सी ऑप्शन में जो डबल बॉन्ड लगा है वो अंदर की तरफ है, वहां नहीं है, दैट इज वो डबल बॉन्ड ऐसा है कुछ, आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है एक्चुअली, उस सी का स्ट्रक्चर, राइट। तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड के बगल में नंबर ऑफ H आप निकालना शुरू कर दो, तो उससे पता चल जाएगा। तो हर एक कंपाउंड के अगर H निकालेंगे, तो हम पहले की बात कर ले तो वहां सबसे पहला वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा 3 + 3 + 2 + 2, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे? 10 अल्फा H आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल कितने अल्फा H हैं? 2 + 1 3 अल्फा H हैं। अगर हम थर्ड की बात करें यानी सी ऑप्शन की, तो उसमें कितने अल्फा H हैं? 2
प्लस 1 3 अल्फा एच है, ठीक है। अगर लास्ट वाले की बात करें तो 4 अल्फा एच है, यानी पूरी लड़ाई 2-3 के बीच में हो रही है, यानी क्या स्टेबल करने के लिए, लीस्ट स्टेबल के लिए। तो जरा बात कर लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है बाहर की तरफ, और जहाँ पे यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगला जो है वो रिंग के अंदर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये रिंग के बाहर है और ये रिंग के अंदर है। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे 1 H है, और टोटल अल्फा कार्बन पे 3 है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 3 + 2 ज्यादा है, 3 2 इधर 2 इधर, ये भी तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होगा, तो ये तो काफी ज्यादा है। सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे कम अल्फा कार्बन पे H किसके हैं, इन भाई साहब के हैं। तो सबसे कम अल्फा कार्बन किसके आए, बी फॉर। बी फॉर क्या होता है, बॉम्बे, तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी या किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन पे H से देखी जाती है। ये बात अपने आप दिमाग में फीड कर लो। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। Which of the compound is decreasing heat of decreasing order of alpha hydrogen? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें जो अल्फा कार्बन पे H हैं वो लगे हुए कितने, 3 + 2 + 2 7 अल्फा H आएंगे, ठीक है, 4 3 7, ठीक, 7 अल्फा H आएंगे। अगर हम थर्ड वन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा H टोटल आएंगे 2 + 2 + 1, यानी टोटल 5 अल्फा H आएंगे। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में जो आपके पास अल्फा H आएंगे टोटल 3 आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो अल्फा H आ रहे हैं 1 में आ रहे हैं, फिर उसमें 2 में आ रहे हैं, फिर उसके बाद 3 में आ रहे हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3, यानी ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, बहुत वही सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन्स, एल्कीन वही ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा कार्बन पे H ज्यादा होता है। तो देख लेते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, आई थिंक सो इट इज अ ह्यूज स्टेबल, बिकॉज हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। तो चलो देख लेते हैं कैसे डिजाइन होगा। तो हमें लगता है कि सी ऑप्शन होना चाहिए, ब्यूट 2इन, दैट इज दिस वन, डबल बॉन्ड 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल। अल्फा कार्बन पे H देखना होता है, 3 + 3 + 3 + 3, बहुत अल्फा H भरे हुए हैं यहाँ पे अल्फा H। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, ठीक है, टोटल 12 अल्फा H है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन इज अ हाईली स्टेबल, राइट। तो ऑप्शन आएगा सी फॉर चेन्नई। विच ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, जी हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पोलराइज होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप चेक कर लो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ए ऑप्शन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है तो बताइएगा। ए ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं, बी में नहीं जा रहे हैं, सी ऑप्शन, मुझे तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए कैसे जा रहे हैं। जरा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, सॉरी ऐसे कुछ कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, एंड नहीं सॉरी, ये स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए, ऐसे नहीं बना हुआ स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं बना। ओके, यू विल सी राइट नाउ दिस वन, 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 राइट, दिस वन। ये ऑप्शन देखिए, इसमें आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंपाउंड ही रिजोनेट कर रहा है। बाकी किसी में ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है जिसमें क्या हो रहा है, कंपाउंड पूरा रिजोनेट कर रहा है। कुछ लोग सेकंड नंबर को देख रहे होंगे, अरे सेकंड नंबर रिजोनेट जरूर कर रहा है लेकिन वो क्रॉस कर रहा है। क्रॉस का मतलब जरा वो भी सिखा देता हूं, क्रॉस कैसे कर रहा है। ये एक्सटेंडेड है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पोलराइज हो रहे हैं, सीढ़ी की तरह, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। लेकिन अब सेकंड नंबर में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड नंबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेकंड नंबर जरा ड्रॉ करो फिगर, दैट इज दिस वन, ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब क्या कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो या तो इधर चला जाए, या तो ये कूद करके वहां जा भी नहीं सकता। अब ये भाई साहब ऐसे कर सकते हैं, तो यानी हर एक की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो ये इनके साथ चला जाएगा या फिर ये इनके साथ चला जाएगा। अब ये इनके साथ तो नहीं जाएगा ना, अब यहां से रिजोनेट कैसे करोगे बताओ, ये ऐसे चला गया, अब यहां पे तो सिंगल बॉन्ड, फिर वहां पे डबल बॉन्ड, तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज। इसी को बोलते हैं क्रॉस रिजोनेंस। आधे पार्ट, इतनी पार्ट में रिजोनेंस हो रहा है या फिर इतनी पार्ट में रिजोनेंस हो रहा है, आधे आधे वो भी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती उससे, और स्टेबिलिटी हमेशा एक्सटेंडेड से बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में पोलराइज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में पोलराइज होता है तो स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। Which of the compound is decreasing order of stability, ये भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है अल्फा कार्बन पे H आएगा, जो कि पहला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन पे H सबसे ज्यादा होंगे, 2 + 2 + 2 + 1। अगर हम अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो अल्फा कार्बन पे H होंगे 3 + 2 + 2 + 1 होंगे। तो सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन H 1 पे है, उसके बाद 2 पे आएंगे और सबसे लास्ट आएगा 3 नंबर। तो ऑप्शन आना चाहिए 1 2 3। इतना आसान है कि अब इतने कैपेबल हो कि अल्फा कार्बन पे H काउंट करना आता है आपको। अगर अभी भी नहीं आता तो जरा ध्यान से देख लो, ये डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा होते हैं, उसमें H काउंट करना होता है, ठीक है। आप H काउंट कर लीजिए, ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली इतने स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है जो जनरली हर बार पेपर में आते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक को टिक करना बहुत आसान होता है।
हम किसी भी ऑप्शन को जज कर लें, लेकिन जज करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लॉजिकली भी समझना पड़ता है कि ज्यादातर जो कंपाउंड के आंसर आते हैं ना वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे डोमिनेट अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जनरली जितने भी ऑप्शन आईआईटीएंस या नीट के टीचर्स जो डिजाइन करते हैं पेपर को, वो जनरली ऐसे डिजाइन करते हैं स्टेबिलिटी को लेकर के। तो बेसिकली अगर आपने स्टेबिलिटी का फंडा पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, सारे रेजोनेंस स्टेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, प्लस माइनस चार्ज का रेजोनेंस कैसे पड़ता है, कहां पे कैसे करते हैं, वो सारे अगर डेटाबेस आपको बहुत तरीके